हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और यूजुअली हम पॉडकास्ट जो करते हैं वो अंग्रेज़ी में होती है और काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, बिलखुसूस जब मईशत पाकिस्तानी मईशत के ऊपर एक ब्रॉड डिस्कशन हो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि आप उसको उर्दू में करें ताकि ज़्यादा लोगों को समझ आए। तो आज हमने साजिद अमीन जावेद साहब को दावत दी है। डॉक्टर साजिद साहब रिसर्च फेलो हैं, पॉलिसी सॉल्यूशंस लैब को हेड करते हैं एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, और माहिर मईशत हैं, गहरी नज़र रखते हैं बिलखुसूस मईशत का इम्पैक्ट जो आम आदमी पर होता है। सोशल मीडिया पर भी लिखते रहते हैं, बाकी इदारों में भी इन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। SDPI पे पहले वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पर भी थे, और एक उनका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान की मईशत पे, और गहरी निगाह है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, या क्यों हर 2-3 साल तरक्की के बाद पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर IMF की तरफ चली जाती है, या उसकी जो ग्रोथ की रेट है वो कम हो जाती है। तो डॉक्टर साजिद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और पाकिस्तान में वेलकम। जी बहुत शुक्रिया उजैर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद, पहले तो शुरुआत करते हैं, एक ब्रॉड नक्शा खींचें हमारे नाजरीन के लिए और उनको समझाएं कि क्यों पाकिस्तान जो है एक, जिसे हम यूजुअली अखबारों में लिखा जाता है कि एक बूम बस्ट साइकिल है। मैं नहीं समझता बूम बस्ट साइकिल है, क्योंकि बूम भी 5-6 साल 8 साल चलना चाहिए, जिसके बाद बस्ट आता है यूजुअली दुनिया भर में। पाकिस्तान में तो हर 2-3 साल की तरक्की के बाद, जहाँ 4 या 5% पे मईशत ग्रो करती है, उसके बाद IMF पर चले जाते हैं या कर्जे लेने पड़ते हैं। तो क्यों एक इतने सालों से पाकिस्तान की मईशत इस प्रॉब्लम का शिकार है? जरा समझाएं हमें कि ये क्यों होता रहता है बार बार। जी बहुत शुक्रिया उजैर साहब। जैसे कि आपने अपने जो जो इंट्रो है, अभी जो आपने सवाल की सूरत में रखा, उसी में आपने बहुत सारे जो जो दो की पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था वो आपने रख दिए। कि जो बूम और बस्ट हैं, ये बिजनेस साइकिल्स ये बड़ी एक आई मीन कॉमन है, ये पाकिस्तान के अलावा भी बाकी ज़ाहिर मुल्कों में भी आते रहते हैं। लेकिन जो तीन बड़े अहम फीचर हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है, वो थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं इवन इसके पीयर कंट्रीज से। आप चाइना वगैरह को तो छोड़ दें, क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ी डिफरेंट इकोनॉमीज है, उनका डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो टोटली डिफरेंट है। सो इवन अगर आप इसको इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर करें तो भी दो तीन जो बड़े अहम फीचर उभर के सामने आते हैं। उनमें से एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो पीक है जो ग्रोथ का, जो बेसिकली डिफरेंशिएट करता है आपके बूम को बस्ट से और एक्सपेंशन जहां से होती है बेस पे, वो बड़ा लो है। अगर आप पाकिस्तान का देखें तो ऑन एवरेज जो ग्रोथ है वो 4 से 5% के करीब रहता है। लॉन्ग टर्म में इससे भी नीचे होगा, बट जनरली जो है वो 4 से 5% पे जाता है। जो ही आप 5% पे जाते हैं तो लगता है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया है बेसिकली। इंडिया के अंदर यही जो पीक रेट है वो 8 से 10% तक है। बांग्लादेश और इंडिया का जो है वो 8 से 10% में है, तो पाकिस्तान का रफली उनसे हाफ है। तो एक तो ये बड़ा अहम है कि आपका पीक क्या है। जो दूसरा पॉइंट है वो एग्जैक्टली ये है कि जब आप पीक को टच कर लेते हैं तो जहां से आपकी जो एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, वो जो आपका एक्सपेंशन पीरियड है वो कितना है। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो अगर आप आज से 15 से 20 पहले साल उसको देख लें तो वो बिलो 5% उसने ग्रोथ रखी। देन फिर अगले 5-10 साल जो है वो 6-7% ग्रोथ रही, और उससे अगले साल वो तो एक कांस्टेंट इंक्रीज है उनका जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, जो एक्सपेंशन रेट है वो सस्टेन्ड है ओवर द लॉन्गर पीरियड्स, 8 साल 10 साल 15 साल के करीब जो सस्टेन्ड है। पाकिस्तान में ये जो पीरियड है ये तकरीबन 4 से 5 साल है एवरेज। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली आपका जो पॉलिटिकल साइकिल है उसी के साथ ही ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहा है, और ये इंडिकेटर है बेसिकली एक बड़ी ही अनसस्टेनेबल ग्रोथ का। तो दूसरा अहम पॉइंट तो ये इसमें था। जो तीसरा अहम पॉइंट है और जो शायद इन दो की बेस है किसी हद तक, वो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल इन सेंस है कि जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज देख लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बाकी चीजें देख लें, वो आपको ये तो कह रहे होंगे कि हम 1 करोड़ जॉब्स दे देंगे या हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, बट वो कहीं ये नहीं बता रहे होते कि वो कैसे करेंगे, किस तरह इकोनॉमिक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आएंगे। तो पाकिस्तान में जो ग्रोथ की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नहीं है, और उसकी जो हम ज्यादा तफसील में जाएंगे आगे, बट उसकी जो 1 से 2 मेजर रीजंस हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ है वो बड़ी जॉबलेस किस्म की ग्रोथ थी।
जॉब्स क्रिएट नहीं करती है, जो पॉवर्टी रिडक्शन इम्पैक्ट है, जो गुर्बत को कम करने का असर है इकोनॉमी, इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बड़ा कम रहा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली आती है, तो अगर आप बांग्लादेश के साथ इसको कंपेयर करें तो वहां जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है, हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ती हैं, तो जिसकी वजह से एक आम आदमी में ये अवसर पैदा होता है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक अच्छी चीज है, इसको होना चाहिए। पाकिस्तान में इसके रिवर्स होता है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रोथ बेनिफिट्स की, जो भी थोड़ी बहुत हो, वो बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही होती, और गिवन द नेचर ऑफ ग्रोथ जिसमें हम आगे बात कर रहे होंगे, तो इसने आम आदमी को बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पर से को बहुत ज्यादा उसकी को पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप नहीं हो पाई उसमें। तो ये तीन जो बुनियादी बेसिकली जो है फीचर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो इस सिलसिले में जो जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम है बेसिकली कि कैसे इसको हम ये क्यों होता है ऐसा। मैं आपके क्वेश्चन को दो तरह से फ्रेज कर सकता हूं बेसिकली, अगर आप देखें तो। एक तो सवाल ये है कि जो जो आपने रखा कि हम पाकिस्तान में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा उलट दूं, वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है भी कि नहीं। तो ये दो बड़े फंडामेंटली जो है वो अपोजिट क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, आप इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान में जो डिबेट रही है और उसकी बेस पे जो सॉल्यूशंस दिए गए या जो प्रिस्क्रिप्शंस दी गई इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, वो पहले क्वेश्चन के गिर्द घूमते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिकली यही है कि आप गवर्नमेंट जो है वो क्यों फेल होती है, गवर्नमेंट्स जो है वो क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाती ओवर दी लॉन्गर पीरियड्स। उसके रीजंस में आ जाता है आपको कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी लो सेविंग रेट्स हैं, लो टैक्स बेस है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, डेट बढ़ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं हो पाती और आपका जो बूम बहुत कम अरसा रहता है, एक्सपेंशन कम रहती है और आप बस्ट में चले जाते हैं। बट अगर आप इसी सवाल को एक और एंगल से पूछें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या वो सस्टेनेबल थी कि नहीं, तो उस सूरत में ये जिनको हम एज ए काज ले रहे थे पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, वो एक्चुअली आउटकम बन जाते हैं आपके पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रक्चर के। जो आपकी ग्रोथ का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली इट लीड्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब भी आप 4 से 5% के ऊपर जाते हैं। मतलब लेट मी पुट यू 2 to 3 क्विक एग्जांपल्स। इससे पहले आप एग्जांपल्स दें एक तरह से, मैं इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने रेज किया, इसको फ्लिप करने की वजह, और मैं भी यही सोच रहा था कि इस तरफ कॉन्वर्जेशन को लाया जाए। अगर एक खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, समझ लें शोएब अख्तर है, फास्ट बॉलर है, पहले तो आपने कहा कि फास्ट बॉलर इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में उतनी तेज गेंद नहीं करा सकता पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मईशत के लिहाज से। दूसरा आपने कहा कि बांग्लादेश या इंडिया का जो फास्ट बॉलर है वो 8 ओवर की स्पेल करा देगा, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर 4 ओवर में 5 ओवर में थक जाएगा। और तीसरी बात जिस पे अब हम भी आ रहे हैं वो जरूरी जानने की ये है कि ये जो मसला है कम पेस पे बॉल कराने का और कम ओवर कराने का, ये कॉज है उस प्लेयर की ट्रेनिंग का, उसकी परवरिश का, उसकी जो नशो नुमा है उसका। और इसकी हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो खिलाड़ी है पाकिस्तानी मईशत, इसकी जो नशो नुमा की गई है वो इस तरह से की गई है कि बड़ी कमज़ोर है, और हमें उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। हम दूसरी तरफ लग गए हैं कि किस तरह इसको भगाया जाए। इसको भगाया नहीं जा सकता क्योंकि अंडरलाइंग फाउंडेशन ही कमज़ोर है। एग्जैक्टली मैं अक्सर क्लासेस में जब पढ़ाता था मैक्रो, अभी तो पिछले 2-3 साल से तकरीबन बहुत बिजी हो गए तो पढ़ा नहीं पा रहा, मैं 2 एग्जांपल्स दिया करता था, शोएब अख्तर वर्सेस वसीम अकरम। जो स्टाइल है बॉलिंग का, दोनों फास्ट बॉलर हैं, बट जो सस्टेनेबल स्टाइल है वो वसीम अकरम का है। आपका रन अप बड़ा शॉर्ट है, जो आपकी एनर्जी है वो लास्ट मोमेंट पे डिलीवर होती है, जब आप बॉल डिलीवर कर रहे होते हैं वो सिर्फ भागने में नहीं हो जाती, तो उसकी वजह से आप स्पेल भी लंबा करवा सकते हैं और उनकी जो लॉन्गर होगा पीरियड ऑफ जो स्टे इन क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट है वो वसीम अकरम का वाज मल्टीपल टाइम्स देन वसीम अकरम देन शोएब अख्तर। वो बेसिकली यही था कि उनकी जो फाउंडेशंस थी फ्रॉम रन अप टू डिलीवरिंग द बॉल वाज सस्टेनेबल। सो एग्जैक्टली
इसी सेंस में जो स्ट्रक्चर है ग्रोथ का आपका, बेसिकली देखिए, आप वो ग्रोथ जो फंडामेंटली अनसस्टेनेबल है, आप उसको करेंगे तो उसको आपको आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल जो पॉलिसीज है, उन पे जाना पड़ेगा। और यही है जो मैं आगे थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ कि वो बहुत सारी पॉलिसीज जिनको हम एज्यूम करते हैं कि दे आर बाय चॉइस, दे आर नॉट एक्चुअली बाय चॉइस, वो ड्रिवन हो रही हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रक्चर से, वो मजबूरी बन जाती है आपकी करना। और जब आप उन पॉलिसीज को लेके आते हैं तो उनके जो बुरे असरात हैं वो फिर इकोनॉमी को कमजोर फर्दर करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ है वो है क्या पाकिस्तान का, और हम उसको किस एंगल से बेसिकली देख सकते हैं। और गिवन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ ग्रोथ, the biggest risk to Pakistan's balance of payment or macroeconomic crisis is the higher growth rate। लोग बड़े हैरान हुए मैंने जब पिछले 1 साल तकरीबन पहले जब इस पे हो रहा था कि what are the risks to Pakistan's economy, तो my take was that biggest risk to Pakistan's economy is higher growth rate, जो कि अभी नजर आने लग गया है ऑलरेडी, क्योंकि exactly, हुकूमत कहती है बूम होने लगा है, तो करंट डेफिसिट वापस आ गया है, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, तो absolutely। थोड़ा थोड़ा हाल जो है वो बेहतर है। लेकिन बिल्कुल ठीक आप कह रहे थे 1 साल पहले। Absolutely। अगर आपका ये कोरोना का इम्पैक्ट ना आया होता और आपकी जो लास्ट एपिसोड्स ऑफ रेमिटेंसेस हैं जहां पे लोग रिटर्न माइग्रेंट्स आ रहे हैं या बुला रहे हैं, या फ्लाइट्स बंद ना हुई होती और हुंडी जो है वो बंद ना हुई होती और लीगल चैनल से ना बढ़ता, तो आपका जो बहुत सारी जो गेम्स थे जिनको आप कर रहे थे वो आप खो चुके होते ऑलरेडी। सो दिस इज वेयर योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। तो मुझे बेसिकली ये था कि वी शुड आस्क द सेकंड क्वेश्चन कि इज द ग्रोथ सस्टेनेबल और नॉट, क्योंकि आप किसी अनसस्टेनेबल चीज को सस्टेन्ड नहीं कर सकते जो बाय डेफिनेशन अनसस्टेनेबल है। तो हम 3 तरह से पाकिस्तान के स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को या किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को देख सकते हैं। बेसिक सवाल यह है कि वेयर इज दैट ग्रोथ कमिंग फ्रॉम, और ये 3 अगर हम उसको ब्रॉडली डिवाइड कर लें, द वन इज द कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, कि क्या कंजम्पशन से आपकी ग्रोथ आ रही है या इन्वेस्टमेंट से आ रही है। सो पाकिस्तान में जो 94.6% है, लास्ट जो सर्वे था वो ये बताता है कि आपकी जो 95% के करीब जो जीडीपी है वो कंजम्पशन से आ रहा है। ये जो रेशो है ये 50 से 60% के दरमियान है बांग्लादेश और इंडिया के लिए, और शायद इंडिया के लिए 57% है और बांग्लादेश के अराउंड 60% है करीब। सो रेस्ट इज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज है। तो आपकी कंजम्पशन जो है वो 95% के करीब है, और जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है वो फंडामेंटली अनसस्टेनेबल होती है, वो जॉबलेस होती है, वो जॉब्स क्रिएट नहीं करती है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती नहीं है, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं दे आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है, लेकिन ये जाहिर है जब इकोनॉमिक सर्वे में आता है तो ये सवाल बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और मुझे ये पूछा भी हमारे एक इदारे के सरबराह है, उन्होंने कहा यार क्या हो गया अगर कंजम्पशन से आती है, बहुत सारी और जगहों पे भी आती है। अच्छा, पाकिस्तान का एक जो बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे बात नहीं होती वो ये है कि वेयर इज दैट कंजम्पशन कमिंग फ्रॉम, जो एक्चुअली डिफाइन करता है आपके ग्रोथ स्ट्रक्चर को और ग्रोथ गेन्स को और ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी को। इंडिया में रफली जो 50 to 60% जो कंजम्पशन है वो नंबर एक तो ये जरा थोड़ा सा कंपेयर रखिएगा कि नंबर एक तो वो ऑलरेडी अराउंड 60% है, अगर हम एवरेज भी कर लें तो 60% ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम कंजम्पशन। इन पाकिस्तान दैट इज 95%। बट उस कंजम्पशन की जो टोटल कंजम्पशन है हम उसको अगर 100% कंसिडर कर लें जो टोटल है कंजम्पशन, तो वो कहां से आ रही है। बेसिकली पाकिस्तान में 86% of that consumption is coming from household, not from the public sector, not from the government. जो इंडिया और बांग्लादेश में जो रेशो है, जो हाउस होल्ड्स का शेयर है वो अराउंड 60% है, 60-65% के करीब जो है वो उसमें है। द रेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, इसका ये क्यों अहम है, इसमें बहुत कम बात होती है, बहुत, हालांकि ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि ये क्यों अहम है, कि वेयर इज दैट कंजम्पशन कमिंग फ्रॉम। सो नाउ लेट्स पुट टू, दो चीजों को अगर हम साइमल्टेनियसली मिला के पढ़ लें कि आपकी जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन बेस्ड है 95%, और इंटरेस्टिंगली ये बड़ा है ओवर द टाइम। आप अगर 10-15 साल पीछे चले जाएं, 2000 में चले जाएं, तो इट वाज रफली 82% जो शेयर था कंजम्पशन का। तो ओवर द लास्ट 20 years इट एक्चुअली हैज इंक्रीज्ड टू 95%, सो इट्स नॉट डिक्रीजिंग,
इट्स इंक्रीजिंग एक्चुअली। बट जो हाउस होल्ड की कंजम्पशन है उसकी 2-3 बड़ी अहम इम्प्लीकेशंस हैं जो आपकी ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करती है। अच्छा, जब हाई ग्रोथ होती है तो बेसिकली क्या होता है, आप बांग्लादेश, इंडिया, चाइना या और भी एग्जांपल्स ले लें, तो आपकी जो सेविंग्स हैं, हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है, हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ती है, सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और आपका जो कंसोलिडेट होती है, आप इन टर्म्स कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो इंक्रीज होती है जब आप हाई ग्रोथ रजीम में होते हैं, या जब अब तो आप कंसोलिडेट करते हैं हाई ग्रोथ रजीम में गेन्स को। पाकिस्तान में इसका अपोजिट होता है बेसिकली, क्योंकि चूंकि आपकी जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन बेस्ड है, तो आपको कंजम्पशन को फ्यूल करना पड़ता है। अब जब आपको कंजम्पशन को फ्यूल कर रहे होते हैं तो इसके साथ एक और चीज मिला लीजिए, जो सेकंड पोर्शन है कि इंपोर्ट्स का कितना शेयर है और एक्सपोर्ट्स का कितना शेयर है। जो इंपोर्ट्स का शेयर है पाकिस्तान की जीडीपी में रफली 90% के करीब है, लेस देन 10% है एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है, शायद 8 पॉइंट समथिंग की नंबर है उसमें। ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जांपल कि क्या हो सकता है। अब पाकिस्तान जो है उसको चूंकि कंजम्पशन को फ्यूल करना है, 90% आपकी जो ग्रोथ है वो इंपोर्ट से आ रही होती है, आपने इंपोर्ट्स को चीपर करना है और आर्टिफिशियली कंजम्पशन को फ्यूल करना है, तो वन पॉलिसी जो बड़ी पाकिस्तान में बात की जाती है वो एक्सचेंज रेट है। तो आप मसनूई तौर पे परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए आप ओवर वैल्यू कर देते हैं रुपए को। सो वो सवाल जब हम करते हैं कि ये बाय चॉइस है ओवर वैल्यूएशन, दिस इज एक्चुअली डीपली ग्राउंडेड जो आपका ग्रोथ का स्ट्रक्चर है। हाई ग्रोथ को आप फाइनेंस नहीं कर सकते जब तक आप आर्टिफिशियली कंजम्पशन को फ्यूल नहीं करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन आपको विद इन इकोनॉमी ही जनरेट करनी है। उसका एक जो इम्पैक्ट आता है, ये बहुत तफसील से डिस्कशन है, बट उसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो ये होता है कि आपके जो ट्रेड बैलेंसेस हैं, जो ट्रेड बैलेंस है वो खराब होना शुरू हो जाता है इमीडिएटली जब भी आप हाई ग्रोथ रजीम पे आ रहे होते हैं, क्योंकि आप इंपोर्ट्स को बढ़ा रहे होते हैं। ओवर वैल्यू जब आप करते हैं एक्सचेंज रेट को, तो आपका जो इंपोर्ट्स इन्फ्लेट होती हैं, एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होती हैं, और आपका जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फॉरेक्स के ऊपर आप प्रेशर आना शुरू हो जाता है। इकोनॉमी जो कि ओवरलेड से इंपोर्ट लेड है, कंजम्पशन बेस्ड है, तो अब आपका जो डाइवर्स हो गया। बट इसको अगर आप एक और सेक्टर के साथ जोड़ सकें तो शायद ज्यादा क्लियर पिक्चर हो पाएगी कि जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, वो चूंकि कम हो रही होती हैं, तो ओवर द टाइम आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी नहीं हो रही होती है, आपकी जो हाउस होल्ड की इनकम है वो भी नहीं बढ़ रही होती है। अच्छा, जो ओवरऑल तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर मैं इन तीनों को मिला के आपके सामने ये रख दूंगा, वो बेसिकली ये है कि सेक्टोरल शेयर क्या है आपका जीडीपी का। जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। एज्यूम कर लेंगे आपने इंपोर्ट्स बढ़ा दी, इंपोर्ट्स बुरी नहीं है, इस पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये समझा जाता है कि इंपोर्ट्स जो है वो शायद बहुत ही ईवल हैं, और जब भी आपको स्टेबलाइजेशन पे जाना होता है तो कट द इंपोर्ट्स, बट दैट इज बाय डिजाइन ऑफ ग्रोथ। क्योंकि जो 60% आपका शेयर है जीडीपी का, और दैट इज कमिंग फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर। अब देखने में ये लगता है ये तो बुरी बात नहीं है, इट्स गुड दैट इकोनॉमी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम, और ये रफली शेयर जो है वो ऑलमोस्ट बांग्लादेश और इंडिया के करीब ही है, उनका भी शायद 56 या 58 और इसी रेंज में है दोनों का। लेकिन पाकिस्तान का जो सर्विसेज सेक्टर है वो डिफरेंट है बांग्लादेश और इंडिया के सर्विसेज सेक्टर से। वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली किया क्या या हुआ क्या कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसफॉर्म कर दिया टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्टर विदाउट कंसोलिडेटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इसकी 2-3 इंप्लीकेशंस हैं कि नंबर 1 तो यह है कि जो आपका सर्विसेज सेक्टर है वो अनप्रोडक्टिव है, उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, उसकी कंट्रीब्यूशन समटाइम नेगेटिव हो जाती है इन हाई ग्रोथ रिजीम, बिकॉज जो सर्विसेज सेक्टर होता है इट डिराइव्स इट्स प्रोडक्टिविटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो चूंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो रखा नहीं हुआ, उसकी एक सादा सी एग्जांपल अगर हम ले लें आगे जाने से पहले, तो शायद हमारे
नाजरीन के लिए आसानी रहे कि लेट्स सी कि हमारे यहाँ कोई एक ऐसी इंडस्ट्री फैल रही है जिसमें मोबाइल का बड़ा यूज है, मोबाइल सर्विसेज का बड़ा यूज है, सॉफ्टवेयर का यूज है, ई कॉमर्स कह लें, इस तरह से हम इंडिया और बांग्लादेश से थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में हो जाते हैं कि उस सर्विसेज सेक्टर की जो इनपुट्स हैं, जो सर्विसेज इनपुट्स हैं, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर आप डेटा देखें तो शायद हमारी हाई ग्रोथ रजीम में जो डेफिसिट है सर्विसेज का, वो इवन ट्रेड्स के अकाउंट से भी ज्यादा हो जाता है, डेफिसिट जो है, पर्टिकुलरली इन हाई ग्रोथ रजीम। अच्छा, इन दोनों तीनों चीजों को मिला के अगर आप देखें तो होता क्या है कि आप हाई ग्रोथ रजीम पे गए, आपको आर्टिफिशियली फ्यूल करना है कंजम्पशन को, क्योंकि 95% कंजम्पशन, आप ओवर वैल्यू करते हैं रुपए को, ट्रेड इम्बैलेंसेस बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, आप इंपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, बट क्योंकि आपकी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट लेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, तो जो आप इंपोर्ट करते हैं वो जनरली कंजम्पशन लेड है, ज्यादा उनका जो शेयर है वो कंजम्पशन लेड है, बहुत कम है जो आपका कह लेंगे कि जो इनपुट है या एक्सपोर्ट का इनपुट है, उसके अंदर आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो खराब होना शुरू होता है। अच्छा, जनरली फिर होता क्या है एक सेकंड कंपोनेंट में कि आपका कैपिटल अकाउंट जो है हाई ग्रोथ रजीम में, जब आप हाई ग्रोथ में होते हैं, जब आपको इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एफडीआई वालों को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है कि अब ये इकोनॉमी बूम पे आ गई है, लेट्स इन्वेस्ट इन। पाकिस्तान में वो नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो डिस्करेज कर रही होती हैं। जब आप रुपए को ओवर वैल्यू कर रहे होते हैं तो आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए आपके जो लोकल एसेट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं देन देयर एक्चुअल वैल्यूज। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो भी उसको कंपेंसेट नहीं कर रहा होता, रादर वो उसको स्ट्रेंथन कर रहा होता आपके डेफिसिट्स को। तो आपका डेफिसिट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है विदाउट कंसोलिडेटिंग कि जो आपकी सेविंग्स बढ़ी हो या हाउस होल्ड इनकम बढ़ी हो या वो सारी चीजें। तो ये तो हो गया इसका मैक्रो का कि ट्रेड कैसे हमारे शुरू हो जाते हैं चीजों के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कोई एक सवाल इसके अंदर कि ये जो बिगड़ने लगती है, कैपिटल अकाउंट भी बिगड़ने लगता है, आपका ट्रेड डेफिसिट, इसी वजह से सक्सेसिव हुकूमतें, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुशर्रफ की हो, उससे पहले कोई और हुकूमत हो, ये एक ट्रेंड चला रहा है पाकिस्तान में। लेकिन मैं ये एक पॉइंट एक्सप्लिसिटली नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ कि इस बिगड़ने की वजह से सक्सेसिव हुकूमतें बैरूनी कर्जे लेने पर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तो पैसे नहीं ला रहा, राइट? तो आपने बैरूनी कर्जे लेने हैं उस ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह तो आपने पैसे देने हैं। तो डॉलर जो है वो यूरो बॉन्ड की शक्ल में, हॉट मनी फ्लो की शक्ल में, या किसी और बैरूनी कर्जे की शक्ल में पाकिस्तान को लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और जब वो गुजारा नहीं हो सकता, या बैरूनी बॉन्ड मार्केट कहती है कि जी आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अनसस्टेनेबल है, आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर आप आईएमएफ या चीन या सऊदी अरब की पास चले जाते हैं। ये मैंने सही कहा? जी, दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वाज कमिंग नेक्स्ट, कि चूंकि आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर्स तो होती नहीं है, लेकिन एक पॉइंट जो थोड़ा सा शायद इससे आप कह लेंगे एडिशनल है जो आपने उसमें कही, वो ये है कि जो आपने कहा ना कि ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए आपका जो रुपया जो जो हम बारो करते हैं, मुझे लगता है कि शायद हमारी जो, मैंने शायद ये लिखा भी था कि जो हमारी मैक्रो प्रूडेंट पॉलिसी है, वो कहने में तो मैक्रो प्रूडेंट है और उसकी एक अपनी डेफिनेशन भी है मैक्रो प्रूडेंट की, लेकिन फोकस क्या है? तो मुझे लगता है कि जब हम बारो कर रहे होते हैं तो एक्चुअली पॉलिसी इज नॉट फोकस्ड ऑन स्पॉन्सरिंग ग्रोथ, इट्स मोर ऑन सॉर्ट ऑफ, जो फोकस है वो शायद इनडायरेक्टली ग्रोथ पे जाता है, बट मोर फोकस इज टू कीप द रुपी स्ट्रांग, उसके ऊपर फॉरेक्स के ऊपर आर्टिफिशियली कंजम्पशन को फ्यूल, क्योंकि ये इसलिए समझना जरूरी है कि जो मैक्रो पॉलिसी है या जो मैक्रो प्रूडेंट पॉलिसी है वो दोनों सूरतों में बड़ी फंडामेंटली डिफरेंट है उसके व्यूज और उसके जो पॉलिसी मेजर्स हैं, कि जो आप रुपए को स्ट्रांग करने पे, फॉरेक्स को बिल्ड करने पे फोकस कर रहे हैं या ग्रोथ को कर रहे हैं। मैक्रो प्रूडेंट पॉलिसी जो ग्रोथ पे फोकस करती है वो एफडीआई, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई को अट्रैक्ट करती है। वो मैक्रो प्रूडेंट पॉलिसी जो फॉरेक्स रिजर्व्स को या फोकस करती है, या कह लें कि लेसर फोकस ऑन ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी होता है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पे चली जाती है। शायद वो इनडायरेक्टली यही सोच रहे होते हैं कि हम ग्रोथ को स्पॉन्सर करें, हम इस जो पीरियड है इसको थोड़ा बढ़ा सकें, बट एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पॉलिसी टूल्स को बढ़िया तक डिफाइन करता है। तो अगर आप बांग्लादेश की या इंडिया की जो मैक्रो पॉलिसी है उसको अगर आप देखें हाई ग्रोथ रिजीम्स में, इनिशियल पीरियड्स में अगर आप चले जाएं जब वो इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट से गुजरे, उसमें भी अगर आप चले जाएं तो दे फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई।
पाकिस्तान में ज्यादातर फोकस जो रहा वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स और इन सारी चीजों के ऊपर रहा, तो ये थोड़ा सा समझना मुझे लगता है जरूरी है। सो बट डेफिनेटली एंड दिस पुट्स यू ऑन जो फॉरेन बोरोइंग है, जो आपका पब्लिक डेट है, उसके ऊपर चला जाता है। तो दैट इज ऑन द इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ जो आउटकम्स हैं। लेकिन इससे जो बड़ा जुड़ा हुआ एक अहम आउटकम है कि सोसाइटी पे क्या हो सकती है, उस पे क्या होता है, वो एंड यूजर इन ए सेंस ये हो जाती है, या वो फर्दर कमजोर कर देती है हमारी बेसिस को। जो हाई ग्रोथ रजीम है बेसिकली मुझे लगता है कि वो हमारी जो पहले से भी कुछ थोड़ी बहुत फाउंडेशन होती है उनको भी फर्दर कमजोर करता है। उसकी बुनियादी एक ये है कि फॉर एग्जांपल कि जो ग्रोथ है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होता है तो आपकी जो जॉब्स प्रोडक्शन है, अगर आप पाकिस्तान की लेबर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें ओवर द टाइम, तो हमारे यहाँ जो मोस्टली जो जॉब्स प्रोड्यूस हो रही है वो लो स्किल्ड जॉब्स, वो बड़ी लो स्किल्ड है। एलिमेंट्री स्किल्स के लिए जॉब है, पाकिस्तान में हायर और मिडिल स्किल्स के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। तो जो लोग हाई ग्रोथ का जो 4-5 साल का होता भी है पीरियड, इट डज नॉट क्रिएट प्रोडक्टिव जॉब्स, middle skills and high skills job. It ends without, number one, producing those jobs. It ends without producing increasing saving capacity of household. And then we shift towards stability period. और स्टेबलाइजेशन में अगर आप पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन को देखें तो दैट इज जनरली एट ए लो ग्रोथ, जिसकी आपने अभी भी बात की पहले भी, कि हमें लगता है कि वी आर इन द स्टेबल मोड या हम स्टेबलाइजेशन में आ गए हैं जब हम लो ग्रोथ पे होते हैं। द मोमेंट वी गो अगेन, तो इसमें मैं ये कहता होता हूँ कि जो पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन कम्स एट ए वेरी ह्यूज कास्ट बट विदाउट एनी गेन्स, क्योंकि ये फंडामेंटली अनसस्टेनेबल होती है स्टेबलाइजेशन जो हम ले रहे होते हैं। एक तरह से अगर इसका लिंक मैं क्विकली बिफोर आई लूज माय ट्रेन ऑफ थॉट करूं कि ग्रोथ हुई, हाई ग्रोथ में आप गए, लो स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुई, इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, तो वेज ग्रोथ जो है सोसाइटी की पर्टिकुलरली निचले तबके की वो इतनी नहीं हुई। फिर आप स्टेबलाइजेशन में चले गए, जो कि स्टेबलाइजेशन सिर्फ मईशत के लिए स्टेबलाइजेशन पीरियड है, बाकी लोगों के लिए तो तबाही का पीरियड होता है वो, क्योंकि महंगाई बढ़ती है सब, तो रियल वेज जो है वो डिप्रेस हो गई उनकी। अब आप 2 साल के स्टेबलाइजेशन से निकले ग्रोथ में, तो फिर जो ग्रोथ हुई उसमें भी वेज ग्रोथ नहीं हुई। तो ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़ा जरूरी बात है कि अंडरलाइंग फाउंडेशन जो है मईशत की और सोसाइटी की रेट लार्ज 90% ऑफ पाकिस्तान की, वो हर पीरियड, जितने पीरियड से आप ये गुजरेंगे, हर पीरियड के अंदर वो खोखली होती जाती है, जैसे दीमक की तरह उसको स्टेबलाइजेशन खाई जा रही है। ये सही मैंने समराइज किया इसको? एग्जैक्टली, एंड डेटा शोज यू इट। अगर आप पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ का डेटा डालें, नॉट जीडीपी इटसेल्फ, जीडीपी ग्रोथ का डालें, तो यू विल फाइंड ए डाउनवर्ड ट्रेंड एक्चुअली, कि ओवर द टाइम हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ आता है। व्हेन यू कंपेयर इट विद बांग्लादेश, इंडिया, you will find an upward trend कि उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमी, वो इंक्रीज हुआ ओवर द टाइम, हमारा जो है वो नेगेटिवली स्लोप हुआ है। और उसकी बुनियादी रीजन यही है कि वो कंसोलिडेट करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये बेसिकली ऐसे है जैसे आप किसी एक जंग में हो, किसी मुल्क को फतह करना हो, तो आप क्या करते हैं कि जब एक इलाके को फतह करते हैं तो आप पहले उसको कंसोलिडेट करते हैं, फिर उसी अगले इलाके में चले जाते हैं, फिर आगे में, तो आपकी वो जो फतुहात होती हैं वो बड़ी सस्टेन्ड होती हैं, परमानेंट होती हैं। बट अगर आप एक इलाके में विदाउट एनी अरेंजमेंट्स दूसरे में चले जाएं तो वो पीछे से मजीद आपके फौज हमलावर हो सकती है और आप पहले से भी बुरी हालत में जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो फाउंडेशन है वो कंसोलिडेट नहीं होती, तो वो हमारा जो, अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हुआ है टाइम। और फाइनल पॉइंट इस पे आप ग्रोथ पे, बिफोर यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, कि जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इसको फर्दर डिटेरियोरेट कर देता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको सोशल पॉलिसी से बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है। देयर आर साइलोज। हम हमारे अंदर जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम साइलोज में एनालिसिस करते हैं, कि जैसे आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस में चला गया अक्टूबर नवंबर में, जी 5 माह से लगातार जो है वो सरप्लस में आ रहा है, बट एट व्हाट कास्ट? उसमें बड़ी तालियां भी बजाई गई। एग्जैक्टली, लेकिन उसका जो, और कोई भी होता वो यही करेंगे, लेकिन उसका जो मेरे नजदीक जो उसकी जो अहमियत है वो ये है कि आप तब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते जब तक आप इसकी एक होलिस्टिक पिक्चर में नहीं देखते कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम है क्या। सो पाकिस्तान जो है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एनालिसिस है, जो हमारी जो इंक्वेस्ट है, जो रिसर्च है,
वो भी साइलोज में है, हम उसको इंटीग्रेट नहीं करते हमारे यहाँ। अगर आप देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी का फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है वो बाइफर्केशन है, मैक्रो पॉलिसी और सोशल पॉलिसी के अंदर बाइफर्केशन है। तो जब तक आप इस चीज को मिला के नहीं पढ़ेंगे, यू कैन नॉट रीच टू सम सॉर्ट ऑफ एफिशिएंट कंक्लूजन्स, जो कि आपको एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जो है वो लेके चलें। तो हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का वो हाईएस्ट है इन द रीजन। फर्टिलिटी रेट हमारा चंद जो वर्ल्ड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स हैं उनमें से एक है, 3 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.2% के करीब है। और इसकी बड़ी सॉर्ट ऑफ implications है, I'll just give one ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसकी बात करें, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो आपका जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ है, जो कि आपकी सेविंग्स को, आपकी इनकम्स को डिफाइन करता है कि आपका जीडीपी जो पर कैपिटा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, उसके दो कंपोनेंट बुनियादी तौर पे होते हैं कि नंबर एक तो ये कि आपका जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि आपकी पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है। तो पाकिस्तान सफर्स a two-way loss compared to Bangladesh, India and other peer countries. Number one, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट लो है बांग्लादेश और इंडिया से, बट हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाई है। और इसकी फिर जो इम्प्लीकेशंस है वो इतनी लंबी चौड़ी तफसील है कि हम शायद इस पे 6 माह भी अगर प्रोग्राम्स डेली करते रहे तो शायद वो खत्म नहीं होगी। दे रेंज फ्रॉम योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, हाउस होल्ड डेट्स, प्रोडक्टिविटी, human capital investments, human capital accumulation, health expenditures, household health expenditures, education expenditure, और बहुत सारी चीजें जो आपकी जॉब मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या होंगे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होगी, ये सारे का सारा जो डिफाइन करता है वो बहुत हद तक लिंक है कि आपका बैलेंस क्या है जीडीपी ग्रोथ रेट का और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का। तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं जब वो मुझे पूछते हैं कि यार वन फंडामेंटल मैयर क्या होगी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक वॉज को या इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर करने में मदद कर सके। तो मैं जब उनको ये कहता हूँ कि यार आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मैनेज करना होगा, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि यार एक इकोनॉमिस्ट से या मैक्रो इकोनॉमिस्ट से बजाय इसके वो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी की बात करे, वो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है। तो दे आर वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड, और ये बड़ा इंटरजनरेशनल फिर इसका इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में जो आपका इम्पैक्ट है। तो ये बड़ा एक फीचर होगा कि पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये सारी चीजें मिला के अनसस्टेनेबल कर देती हैं हमारी ग्रोथ को, बाय नेचर, बाय डिजाइन, बाय कंपोजिशन। तो वो सवाल आप, मेरा ये होता है कि आप जितना ज्यादा देर सस्टेन करेंगे करंट ग्रोथ स्ट्रक्चर्स को, उतना ही सेवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। इट साउंड्स सॉर्ट ऑफ वेरी ऑकवर्ड, लेकिन क्योंकि आपका जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि इट यू विल हैव टू पे द हैवी कास्ट्स, और जितना लंबा आप इसको सस्टेन करते जाएंगे जो कास्ट है वो उतनी ही हाई होंगी। उसकी एक कास्ट हम देख रहे हैं कि अगर आप लास्ट रजीम की बात कर लें जो पीएमएलएन का रजीम था, तो उन्होंने ग्रोथ रेट को 3-4 साल के लिए थोड़ा सस्टेन किया, वो भी बड़ा शॉर्टर पीरियड है, बट उनको क्या करना पड़ा कि वन की एलिमेंट वाज आर्टिफिशियली स्टेबलाइजिंग रूपी, और उसकी वजह से ये हुआ। और जो अभी हम जो देखी, हमने बड़े प्लंजेस देखे, बड़ी स्टीपर डेप्रिसिएशन देखी पिछले 18 में और 19 में, वो बुनियादी तौर पे यही थी कि आप जितना लॉन्गर एक्यूमुलेट करते हैं ओवर वैल्यूएशंस को, उतना ही जो आपकी डेप्रिसिएशंस हैं वो बियॉन्ड ट्रू लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन भी चली जाती है। पाकिस्तान में एक्चुअली जो रिसेंटली डेप्रिसिएशन हुई है दैट वाज सॉर्ट ऑफ बियॉन्ड द एक्चुअल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इफ वी शुड हैव अलाउड इट in 2016-17 to happen. बड़ी long इसकी ranges हैं sort of. तो the key point which I am concluding here is कि आपका जो structure of economic growth है वो आपकी बहुत सारी जो policies हैं उनको force करता है आपके ऊपर। आपके पास choice नहीं होती, public borrowing हो गई, deficits हो गए, services में deficits हो गया, एलिमेंट्री ग्रोथ हो गई, एलिमेंट्री ऑक्यूपेशंस में आपकी जॉब्स क्रिएशंस हो गई, लो जॉब क्रिएशंस हो गई। स्पेशली पाकिस्तान में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बढ़ता है जब आपका एजुकेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि हम लो एलिमेंट्री ऑक्यूपेशंस जॉब जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ये बहुत जबरदस्त समरी थी, एंड आई थिंक ये बात जो है बड़ा मुश्किल काम है समझाने का, तो आपने जो 15 मिनट के अंदर ये बात समझाई है, मैं
थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि इट इज सो इम्पोर्टेंट कि लोग इस बात को समझें। और मैं इसमें दो तीन चीजें सिर्फ ऐड करूंगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्विकली। पहला तो जो आपने सोशल लिंक बताया पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसके अंदर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसेंटली मैं खुद ही डेटा देख रहा था यूथ लिटरेसी का, वो एक लीडिंग इंडिकेटर है कि आपकी मईशत किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान इज बॉटम फ्रॉम अफगानिस्तान राइट नाउ। बांग्लादेश प्लस सब 90+% पर है, पाकिस्तान 70 समथिंग% पर हावर कर रहा है। उस पे अगेन दैट्स योर पॉइंट कि आप जो कह रहे थे कंसोलिडेट आपने करना है, तो बांग्लादेश ने आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट किया, थोड़ा पढ़ाया लिखाया खवातीन को, उनको फैक्ट्रियों में डाला, रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, अब 90+% पे आ गया है। तो वो 5G फोन्स भी असेंबल करने लग गए हैं, सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिए इस तरह। तो अगेन कंसोलिडेट, वो जो आप अपवर्ड स्लोप की बात कर रहे हैं, वो अपवर्ड स्लोप इस तरह बनता है सोसाइटी के अंदर। और हम ये बात भूल जाते हैं कि जब तक पढ़ा लिखा पाकिस्तान नहीं होगा, तब तक आप जो भी कर लें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहां मैं अगले सवाल से पहले, वही शोएब अख्तर वर्सेस वसीम अकरम वाली बात के, जिस तरह 20 साल का शोएब अख्तर लंबे रन अप से 150 की गेंद तो करा लेगा, 5 साल बाद अगर वो उसको रखेगा अनसस्टेनेबल है वो, राइट। पहले एक घुटना जाएगा, फिर दूसरा घुटना जाएगा, फिर कमर में थोड़ा दर्द होगा, और वो 30 साल की उम्र में रिटायर होने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो अनसस्टेनेबल था। पाकिस्तान की मईशत का भी यही हाल है कि हर पीरियड के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट ने उसको एक अलग नेक्स्ट लेवल पे ले गए एक्सचेंज रेट पॉलिसी के थ्रू, लेकिन हर जो पीरियड है ग्रोथ का, 5% की ग्रोथ का, लो ग्रोथ ओवरऑल कंपैरेटिवली, विल कम एट अ मच हायर प्राइस लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली। स्टेबलाइजेशन की। और आई थिंक ये भी पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि ये जहां तक आज पहुंचे हैं, या नून लीग की पॉलिसी की वजह से जो इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट का इशू हुआ, ये एक सस्टेन्ड डिक्लाइन की वजह से हुआ है। और अगर स्ट्रक्चरली आपने उसको चेंज नहीं किया, तो अगला डिक्लाइन इससे भी बुरा होगा, राइट। एब्सोल्युटली। एंड वी नीड टू रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमी। तीसरी बात जो थी, और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया ने रिस्ट्रक्चर किया अपनी इकोनॉमी को, बांग्लादेश इस वक्त एक्टिवली रिस्ट्रक्चर कर रहा है, वो जब लेस डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री स्टेटस की तरफ ऑलरेडी रोड मैप्स बना रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरह तरक्की होगी, इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स तो उनके कम होने लग जाएंगे वंस दे लूज दैट स्टेटस जो उनको मार्केट एक्सेस देता है यूरोप के अंदर। क्या ये रॉकेट साइंस है रिस्ट्रक्चर करना? क्या ये मुश्किल काम है? कि क्या ये हो सकता है? दूसरे ममालिक ने तो किया, और ये सवाल जो है नाजरीन भी सोच ही रहे होंगे कि ये इतना रॉकेट साइंस तो नहीं लगता, तो क्यों पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, क्या अभी तक नहीं हुआ? मेरे ख्याल में बहुत सारे काम जो जितने ज्यादा सादा लगते हैं वो उतने ही ज्यादा मुश्किल होते हैं बेसिकली। सो ऑनेस्टली जो जो आपका सवाल है, अगर मैं इसको समझ, वो यही है कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं हम, ये जो हमारा प्रॉब्लम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, को बहुत ज्यादा मैजिक बुलेट्स नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी इन सेंस नहीं है कि जैसे आपने खुद ही बता दिया कि अगर हम बांग्लादेश की केस स्टडी कर लें कि बांग्लादेश ने इसको कैसे किया है, तो इट गिव्स अस सम वेरी गुड लेसन्स। जो पहला मुझे लगता है कि इमीडिएट फोकस हमें शिफ्ट करने की जरूरत है, वो बेसिकली हमारा पॉलिसी लेवल पे फोकस है। मैं एक जगह पे बात कर रहा था कहीं और, तो यही हुआ कि जी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, तो वहां से जो सवाल आया, तो उन्होंने कहा जी ये तो बेसिकली जो जो दुनिया है वो तो ये कह रही है कि वी नीड टू गो बियॉन्ड जीडीपी, तो आप तो जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक मिसकंसेप्शन भी है कि ग्रोथ इज एन इवल, और वो शायद बन गई है या लग गई है हमें, जो जो हमने पीछे डिस्कस किया उसकी वजह से। तो गोइंग बियॉन्ड जीडीपी डज नॉट मीन इग्नोरिंग जीडीपी। ये तो बेसिकली ये है कि आप जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की असेसमेंट कर रहे हो, पॉलिसी डिजाइन कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के ऊपर फोकस ना हो, बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस हो। तो नंबर वन तो ये है कि पाकिस्तान कैन नॉट डू विदाउट ए हायर जीडीपी ग्रोथ रेट। पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना हाई है, हमने रफ सा एक एस्टिमेट किया था एसटीपीआई में, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, इट्स येट नॉट पब्लिश्ड, और इस पे बहुत सारे लोगों ने भी काम किया है कि अगर आपने जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट्स हैं उनको मेंटेन रखना है, जो करंट ग्रोथ रेट्स हैं उनको अगर आपने मेंटेन रखना है, तो आपको 7% के करीब ग्रोथ रेट चाहिए पाकिस्तान में, जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर आपने हर वो 2 मिलियन लोग जो हर साल नए मार्केट में आते हैं, अगर आपने उनको भी मेंटेन करना है, तो आपको 10% के करीब ग्रोथ रेट चाहिए।
विच रियली लुक्स वेरी हाई ग्रोथ रेट। उसके जो एक रीजन है वो ये है कि आपकी जो करंट ग्रोथ है वो आपकी बड़ी जॉब इन इलास्टिक है, बहुत कम जॉब्स प्रोड्यूस होती है। 60% सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज प्रोडक्ट इटसेल्फ इम्पोर्ट्स सर्विसेज करता है, जो उसके अपने इनपुट्स हैं वो भी जॉब्स क्रिएट नहीं करता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जॉब्स ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी वजह से। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एटलीस्ट जो रफली 7% का ग्रोथ रेट है वो चाहिए होगा, अगर हमने वाकई ही एक ब्रेक करना है करंट लेवल ऑफ जो हमारे डेवलपमेंट कह लें या अंडर डेवलपमेंट कह लें या पॉवर्टी और ये जो सारी चीजें हैं, इस सर्कल को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें इंश्योर करना होगा नंबर 1 7%। एक उसके लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है वो आपका पॉलिसी शिफ्ट है, आपकी पॉलिसी का फोकस क्या है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पिछले 40 50 60 साल में जो हमारे यहाँ ग्रोथ का जो हमने डिस्कशन की, उसकी वजह से जो हमारी मैक्रो पॉलिसी है या ओवरऑल जो पॉलिसी मेकिंग है वो स्टेबलाइजेशन सेंटर्ड हो गई हुई है, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। उसके हर स्टेप का बुनियादी मकसद स्टेबलाइजेशन पे रहता है, वो ग्रोथ सेंट्रिक नहीं। हमें ग्रोथ सेंट्रिक शिफ्ट करना पड़ेगा खुद को, पॉलिसी का फोकस, और वो आपके बहुत सारा जो पॉलिसी कंडक्ट है उसको चेंज करेगा। वो हो सकता है वक्ती तौर, देखें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम बार बार स्टेबलाइजेशन करें जैसे हमने की, हर दफा हमारे ऊपर कास्ट इंपोज हो और फिर हम वक्ती तौर पे टेम्परेरी एड हॉक स्टेबलाइजेशन लें, जो भी थोड़ा सा ग्रोथ करें फिर वो स्टेबलाइजेशन चली जाए। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि लेट्स सेट द फाउंडेशंस राइट। बांग्लादेश ने, अगर आप आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो 4-5% पे ही ग्रो किया है। 8-10 साल के लिए उनका जो ग्रोथ रेट था वो रफली इसी रेंज में था, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन सेटिंग द फाउंडेशंस राइट। तो आपकी जो, और फाउंडेशंस के लिए नंबर 1 सपोर्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्रोथ सेंट्रिक हो, ग्रोथ फोकस्ड हो, बट ऑफ कोर्स ऑन अ गुड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। अब वो गुड ग्रोथ कहां से आती है, वो बेसिकली अगर हम, बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं, कुछ कॉन्टेक्सचुअल भी हैं, लेकिन एक तो ये है उसकी जो डेफिनेशन, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं हाउ यू डिफाइन गुड ग्रोथ। तो मेरा बड़ा सादा सा उस पर सवाल जो जवाब है वो ये है कि वो ऐसी ग्रोथ जो हाउस होल्ड्स की इनकम को बढ़ाए, उनकी सेविंग्स को बढ़ाए, उनका इकोनॉमिक इंक्लूजन जो है उसको बढ़ाए, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को कम करे, वो आपकी गुड ग्रोथ है। और आपकी जो फाउंडेशंस हैं, अगर आप बांग्लादेश को देख लें तो उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आई, और मैन्युफैक्चरिंग भी जो कह लेंगे कि लो लेडर मैन्युफैक्चरिंग था इनिशियली, एसएमईज के साथ आ गई जो बड़ी लो लेवल से हुई उन्होंने। तो एक तो हमें जो ग्रोथ की फाउंडेशंस हैं वो मुझे लगता है कि जो जॉब प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, एसएमईज हैं, उनको एंगेज करना पड़ेगा। वन ऑफ माय अपकमिंग पेपर जो एसडीपीआई से है वो ये है कि रीसेटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस फॉर पाकिस्तान एसएमईज एजेंडा। तो हमें एसएमईज को न, हमारे यहाँ अभी क्या है कि एसएमईज पॉलिसी जो है वो एक रेजिडुअल पॉलिसी। वी विल हैव टू ब्रिंग एसएमईज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एसएमईज को इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट पॉलिसी है हमारी। अभी तो ये बांग्लादेश में अगर आप देखें तो मुझे जो लगता है, व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम बांग्लादेश रिव्यू जब मैं करता हूँ या इंडिया का, पर्टिकुलरली बांग्लादेश का, कि जो मुझे लगता है कि जो एसएमईज पॉलिसी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज के 2 फेसेस हैं, 2 चेहरे हैं उसके ऊपर। तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके अंदर, फाउंडेशंस के अंदर जो एसएमईज के ऊपर है। तो मुझे लगता है दैट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, बट देयर इज नो कंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ जो आप कह लेंगे कि जो मैजिक बुलेट्स उस सेंस में नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे हमें काम करना। आई थिंक क्विकली बिफोर एसएमई के पॉइंट के ऊपर, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे डिबेट में नॉन एग्जिस्टेंट ही है। और मेरी यहाँ डीसी में जब लोगों से बात होती है, इंडिया में इस वक्त इस पे काफी फोकस किया जा रहा है आफ्टर द पेंडेमिक, एमएसएमई पॉलिसी, एमएसएमई डिजिटाइजेशन की फॉर्मलाइजेशन किस तरह की जाए, क्योंकि वो वहाँ एक डिबेट चला है। और ये डिबेट में किसी ने मैं वीडियो देख रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि आपको अगर 2 मिलियन नौकरियां साल की एक्स्ट्रा बनानी है, या तो आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लाएं जिससे 1 लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अगर आप एमएसएमईज को अगर अपनी सेंट्रल पॉलिसी के अंदर ले आए तो 2 मिलियन एसएमईज हैं, वो अगर एक आदमी एडिशनल, सिर्फ एक शख्स एडिशनल को हायर कर लें उस पॉलिसी की वजह से, 2 मिलियन नौकरियां आपकी फौरन बन जाएंगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इज के
किसी भी मईशत का, अमेरिका हो, जर्मनी की, आप मिडिल स्टार्ट की एसएमई पॉलिसी देख लें, उसकी फाउंडेशन जो है वो छोटा बिजनेसमैन ही रखता है, क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है कि अगर वो सिर्फ 1 या 2 लोगों को हर साल एक्स्ट्रा हायर करने लग जाए और सस्टेन अगेन कंसोलिडेटेड गुड ग्रोथ की तरफ ले जाए, तो एक ब्रॉड शिफ्ट हो जाएगा आपकी इकोनॉमी के अंदर, जहां नौकरियां भी बनेंगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लग जाएगी। सॉरी, आप दूसरे पॉइंट पे कह रहे थे। टोटली एग्री। मैं पता नहीं किस दूसरे पॉइंट पे बात करने लगा था, जस्ट स्किप्ड इट। बट इसी से जुड़ा जो एक और पॉइंट है जिसमें मैंने पहले भी शायद बात की, बट यहाँ डेफिनेटली जो जो आपका है ना, क्या हम जिसको वो कहते हैं कि जो कॉजेलिटी के इश्यूज डेफिनेटली हैं, कि विच विल कॉज विच वन। मसलन बहुत सारे जो होता है कि अगर आपने, मैं कहता हूँ कि यू हैव टू गो टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बहुत सारे लोग जो है वो ये चैलेंज करते हैं कि जी आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी तो एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। तो माय क्वेश्चन टू देम इज कि वो क्यों नहीं, हमारी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं। बट दैट गोज अगेन बैक टू कि हमने वो पॉलिसीज जो हमने आर्टिफिशियल ग्रोथ को मैनेज करने के लिए की, उनकी वजह से हमारे यहाँ नहीं हो पाई। तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें मुझे लगता है कि जो हमें काम करने की जरूरत है, कि पाकिस्तान में जो एफडीआई आई है, अब तो आई बहुत कम है, जो आई है वो स्ट्रेटेजिक एफडीआई थी, वो बड़े फुट लूजिंग सेक्टर्स में आई है, बैंकिंग सेक्टर में आई है, वो बहुत सारी जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में आई है। ये वो सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत कम लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पाकिस्तान को जो जो एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई, उसके लिए बकायदा से पॉलिसी बनाना होगी, बकायदा से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। करंटली हमारे यहाँ कोई ऐसा इस तरह से पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ जो एफडीआई आ भी रही है वो बायलैटरल रिलेशंस पे आ जाती है। अगर आप जब हम पहले यूएसए के साथ वर इन गुड रिलेशंस, तो वहां से बहुत सारी हमें मिल रही थी। फिलहाल चाइना से हमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी एफडीआई जो है वो आ रही है, बट दे आर मोर ऑन स्ट्रेटेजिक बेस, स्ट्रेटेजिक मोड एंड पर्सनल रिलेशंस। बट व्हेन यू कंपेयर इट with FDI coming into India and Bangladesh, that is a totally different nature of FDI. और ये इसलिए बड़ा अहम है कि बेसिकली दिस सेट्स द फाउंडेशंस। आपकी जो टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स हैं, जैसे आपने कहा वो 5G मोबाइल्स वगैरह वहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इसी तरह जो स्किल्स डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, अगर आप स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो देयर इज अ ह्यूज स्किल मिसमैच, स्किल गैप एंड स्किल डेफिसिट एग्जिस्ट। उसकी बुनियादी एक रीजन ये भी है कि हम जो ग्लोबल मार्केट है, जो एफडीआई है, जहां से टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स आते हैं, आपकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो हो नहीं पाई है उसमें। तो एक जो मुझे लगता है कि वो हमें एफडीआई के ऊपर जो है वो करना पड़ेगा। बट आई विल रिपीट अगेन कि इस पे हमें ये शायद 15 से 20 मिनट में सोल्यूशन बड़ा मुश्किल होगा देना। पाकिस्तान नीड टू सिट ऑन इट एंड नीड टू थिंक ऑन इट कि वो क्या 3 से 4 मेजर्स हो सकते हैं जो हमें स्टार्ट करना पड़ेंगे। तो जस्ट समझ अपनी इंस्टाग्राम लिस्ट में नंबर 1 पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ सेंट्रिक, वो हमें उसको करना पड़ेगा। उसमें SMEs, that is the key point, we have to bring it on डेवलपमेंट एजेंडा, SME सेक्टर को लेके आना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी जो है वो बड़ी अहम रहेगी, उसको कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, किस तरह उसको देखते हैं, वो बड़ा क्रूशल होगा आपकी बाकी सारी चीजें डिफाइन करने में। और इसी तरह और कंक्लूडिंग में यही है कि जो करंट जो हमारे यहाँ डिस्कशन चल रही है कि आप टैक्स रेट को बढ़ा दें, टैक्स बेस को बढ़ा दें, रेवेन्यूज को बढ़ा दें, सेविंग्स हैं, ये सॉर्ट ऑफ एड हॉक है गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। ये आउटकम है एक्चुअली ग्रोथ का। इनको हल करने से ये होंगे नहीं हल एक्चुअली। आपका अगर आप सेविंग रेट देखें तो वहीं पे स्टक हुआ है। जो मैं आज ही देख रहा था कि जो डोमेस्टिक ग्रास डोमेस्टिक सेविंग एज ए रेशियो ऑफ जीडीपी है, यूरो पाकिस्तान की कितनी है? 5.6%, 5.6% के करीब, अराउंड 6% आप कह लें। बट इन इंडिया इट्स 27%, इन बांग्लादेश इट इज 24%। तो वो जो ह्यूज गैप है, that actually came from a growth sustained over the time, creating increasing household income and increasing their economic inclusion। तो उसकी बेस पे फिर आपकी जो ये सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं। तो पाकिस्तानी टू थिंक ऑफ ब्रॉडली ऑन फाउंडेशंस। एक क्वेश्चन जिस पे हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, उस पर मैं आपका इनपुट चाहूंगा कि महंगाई का रोल इस सब के। हाउस होल्ड इनकम अगर बढ़नी है तो रियल वेज ग्रोथ आपको चाहिए। पाकिस्तान में जस्ट अगर अभी पेंडेमिक का देखा जाए डेटा, मैं देख रहा था फूड इन्फ्लेशन का,
तो इंडिया के मुकाबले में जहाँ माइग्रेंट क्राइसिस भी हुआ, बहुत ब्रूटल किस्म का लॉकडाउन लगाया गया, वहाँ का फार्मर सड़कों पर है पिछले 6 महीनों से, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जो महंगाई है खाने पीने की अशिया की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में आधी है इस वक्त, पिछले 12 महीने के अंदर। तो क्या मतलब अगर महंगाई इस तरह चलती रही तो जो आप कह रहे हैं ग्रोथ लेड सस्टेनेबल ग्रोथ जो होनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? और क्या उसकी, इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, क्या उसका पहला फोकस पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए? क्योंकि अगर आप उस इन्फ्लेशन के जिन को बंद कर दें, खाने पीने की अशिया को, तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा खाने पीने पे, उसकी सेविंग्स बाय डिफॉल्ट बढ़ने लगेंगी, या वो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा बाकी चीज़ों को। तो क्या पहला फोकस ये भी होना चाहिए कि किसी तरह पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर क्राइसिस चला आ रहा है पिछले कई सालों से, इसको सॉल्व किया जाए? हाँ, डेफिनेटली देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो दो मेजर उसकी जो कंपोनेंट्स हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है और आपका जीडीपी में। तो आप एम्प्लॉयमेंट में अगर देख लें तो रफली 40-45% के करीब वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। गो कि वो आप कह लेंगे कि थोड़ी सी को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट इट स्टिल नंबर्स आर हायर। जीडीपी में भी 20-21% के करीब आपका जो शेयर है। बट उसमें मुझे लगता है कि हमें जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जरूर फोकस करना होगा, बट ऑन द मॉडर्न बेसिस। जो जो करंट प्रैक्टिस है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर वापस जाना शायद, मैंने लास्ट जब हम कहीं बात कर रहे थे तो दो ट्रेंड्स जो है वो हमने मिस की हैं जो ग्रोथ की होंगी, और उसके लिए हमें वी आर स्टिल पेइंग द कास्ट। जो हम बात कर रहे हैं उसी की शायद कास्ट। नंबर वन, जब एग्रीकल्चर एज ए मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ था, जब नेचुरल कैपिटल आपका सोर्स ऑफ ग्रोथ था, हमने उस वक्त मॉडर्नाइज नहीं किया एग्रीकल्चर को, हमने उसमें रिफॉर्म्स नहीं की एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए, पाकिस्तान में 80% के करीब जो है वो रफली स्मॉल फार्मर्स हैं, और स्मॉल फार्मिंग इज बेसिकली इट हैज वेरी लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो उसकी हैं। उसको हम कैसे कर पाएंगे? और उसके अंदर भी स्मॉल फार्मर्स के अंदर भी जो बहुत बड़ा शेयर है 50-60% के करीब, वो मार्जिनल फार्म्स का है जो लेस देन 1 एकड़ या इसके करीब कर रहे होते हैं। तो उनकी अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसमें, तो एक तो हमने, मुझे लगता है वो ट्रेन हमने मिस की हुई है। हम उसको कैसे कैप्चर कर पाएंगे वो शायद डिटेल चाहिए होगी, बट डेफिनेटली वी नीड टू मॉडर्नाइज अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। जो दूसरी ट्रेन हमने मिस कर दी कि जब फिजिकल कैपिटल आपकी जो सोर्स ऑफ ग्रोथ बना, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आपका मेन, अगर हम ग्रोथ को ओवर द टाइम अगर देखें तो 3-4 फेजेस हैं इसके अंदर। द वन इज द नेचुरल कैपिटल लेड ग्रोथ। वो मुल्क जिनके पास नेचुरल कैपिटल ज्यादा था वो दूसरों से ज्यादा बेहतर ग्रोथ करते रहे। अगर आप तकसीम से पहले इंडिया को देख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर था देन मैनी अदर कंट्रीज जो उसमें, बट देन देयर वाज सॉर्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल लेड ग्रोथ। ये जो 60s का 50-60s का जो पीरियड था, ये फिजिकल कैपिटल लेड ग्रोथ था। वहां बहुत सारी इकोनॉमीज ने सस्टेन किया, जो हम अभी आप जिसको हम देखते हैं जर्मनी या ये वो सारे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इन्होंने अपने आप को उस फिजिकल कैपिटल लेड जो ग्रोथ था उसको सस्टेन किया। फिर हम चलेंगे ह्यूमन कैपिटल लेड ग्रोथ के ऊपर ग्रेजुअली, जहाँ पे हम ये जो साउथ कोरिया हो गया, ताइवान, ये जो इकोनॉमीज हम देखते हैं दे आर ह्यूमन कैपिटल लेड ग्रोथ। पाकिस्तान मुझे लगता है कि नेचुरल कैपिटल लेड ग्रोथ वाली जो ट्रेन है उसको भी मिस कर चुका है, और जो फिजिकल कैपिटल लेड वाली ग्रोथ है उसको भी बहुत हद तक हमने मिस कर दिया है। अभी शायद हम उस फेज से गुजर रहे हैं जहां वी आर ऑलमोस्ट सेट टू मिस ह्यूमन कैपिटल लेड ग्रोथ। तो जो जो मुझे लगता है जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होगा, मैन्युफैक्चरिंग, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको आप एंटरप्राइजेस में ले आए, कुछ भी ह्यूमन कैपिटल में ले लें, फिर हमें इनको कोई एक मिला के कोई जो है ना वो पॉलिसी देखना पड़ेगी। खाली कोई भी एक सेक्टर अब जिसका वो गुजर चुका है, क्योंकि इनके लिए मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इनके लिए पॉलिसीज डिफरेंट चाहिए। मसलन अगर आप फिजिकल कैपिटल लेड ग्रोथ की बात कर लें तो वहां पे फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी पे अब तो बहुत बुरी ज्यादा बात हो रही है कि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत डेफिनेटली इट हर्ट्स पीपल, बट एट वन टाइम जब आपका सेविंग ग्रुप और इन्वेस्टर ग्रुप, जहां पे आपकी फिजिकल कैपिटल करना था, फैक्ट्रीज लगानी थी, इंडस्ट्रीज लगानी थी, वहां गवर्नमेंट नीडेड सेवर्स। तो वहां पे बहुत सारे मुल्कों में इनइक्वालिटी इंक्रीज्ड एक्चुअली एंड मे बी पर्पसफुली समटाइम।
बिकॉज द पर्पज वाज के जो पुअर हैं उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो सेव है वो लो है, रिच की हाई है. सो पॉलिसीज वर डिजाइन्ड इन ए वे व्हिच वर सपोर्टिंग टू द रिच सो दैट के वो एक्यूमुलेट कर सकें और फिर वो जो फिजिकल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगे. ह्यूमन कैपिटल में आपको बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए बिकॉज यू इंटरेक्ट विद पीपल. आपका जो एक आपको साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट करना होता है बहुत सारी चीजों पे. मतलब मैंने कंप्यूटर तो बना दिया है, बट अगर मेरे मुल्क में या मेरे गांव में कोई बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो उसका फायदा नहीं है. उसके लिए जरूरी होगा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसमें भी हूँ, ह्यूमन कैपिटल में भी हूँ, एजुकेशन में, स्किल्स डेवलपमेंट में भी हूँ. उसके लिए जरूरी है कि मैं इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करूँ. तो मुझे लगता है कि शायद जो जो हमें एग्रीकल्चर पे भी काम करने की जरूरत है मॉडर्न बेसिस के ऊपर. बट आई थिंक वी हैव बिल्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड जो उसमें थी. उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हमें ये शायद कंट्रोवर्शियल हो मेरा ओपिनियन, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव इस सेंस में नहीं होगा. अकेला उसको मॉडर्नाइज करने से चीजें जो है वो हल नहीं. नहीं, आई एग्री, बिकॉज आई थिंक अगर आप उसको मॉडर्नाइज करने भी लगेंगे, आई मीन इंडिया में ऑलरेडी ये मसला आ रहा है कि आप अगर उसको मॉडर्नाइज करेंगे तो 40% लोग जो उसमें काम करते हैं आपकी लेबर फोर्स का, वो डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैपिटल इंटेंसिव, उसमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती. तो वो जब अगर आप सपोज करें 40% से पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन की वजह से 30% पे ले आए लेबर को, तो वो जो 10% है वो बहुत ज़्यादा लेबर है. उसको कहीं ना कहीं तो आपने फिट करना होगा ना, एब्जॉर्ब करना होगा मार्केट के अंदर, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ले जाएं, सर्विसेज में ले जाएं. तो अगेन वो यूर एब्सोल्युटली राइट कि वो होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए होगी, उसकी रीस्किलिंग की ज़रूरत होगी, उसको एजुकेशन की ज़रूरत होगी, उसको नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी. आई थिंक पाकिस्तान में एक और जो फिजिकल कैपिटल की ट्रेन मिस हुई वो ये हुआ कि आपका डोमेस्टिक इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इतने वीक थे फॉर वेरियस रीजंस, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, टैक्स इवेजन, कि जिन्होंने सेव किया भी पिछले कई सालों में उन्होंने वो पैसा दुबई ले गए, इंग्लैंड ले गए, अमेरिका ले गए, मलेशिया ले गए. तो आई थिंक जो सेविंग्स कैपिटल लग भी सकती थी पाकिस्तान के अंदर इन इक्वालिटी की वजह से, वो भी उस हद तक नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी. तो आई थिंक वो ट्रेन भी मिस हो रही है बहुत जल्दी से. एक सवाल आपने टैक्स के ऊपर किया. पाकिस्तान में पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं. क्या पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं? ऑनेस्टली नॉट, बट इसके दो एंगल हैं जिसको हम देख सकते हैं. एक तो ये है कि अगर हम देखेंगे कि जी हर कोई डायरेक्ट टैक्सेस देता है तो डेफिनेटली कोई भी टैक्स चोर नहीं है, पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है. इवन जो नहीं भी लाइबल बेचारा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है टैक्स, जो नेट में नहीं भी है, एक गरीब रेडी वाला जब मोबाइल का कार्ड खरीद रहा होता है, मोबाइल का पैकेज ले रहा होता है, तो वो टैक्स दे रहा होता है. वो चूंकि फाइलर भी नहीं है, उसको उसमें से कुछ भी मिलता नहीं है बेसिकली. तो उस सेंस में तो ये है. बट दूसरे सेंस में अगर आप इसको देखें कि जो those who are liable to pay tax, those who fall in the net of tax, डायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप बात कर लें तो बहुत सारे लोग जो है वो टैक्सेस नहीं देते. लेकिन मुझे मेरा यहाँ जो एंगल देखने का है वो डिफरेंट है थोड़ा सा. टैक्सेस जो है वो ऑलवेज इनवॉलंटरी डिडक्शंस है. वो टैक्सेस वॉलंटरी कोई भी नहीं जनरली देता. ये बहुत सारा मिथ है कि बड़ी खुशी से लोग टैक्स देते हैं. कोई एक आएगा, कोई एक बड़ा ईमानदार शख्स आएगा या कोई एक उनको हो जाए तो लोग खुद से टैक्स देना शुरू कर देंगे. मुझे काफी दफा लोग कहते हैं कि तुम अमेरिका में रहते हो, देखो अमेरिका में टैक्स की डेडलाइन होती है, हर कोई टैक्स देता है. मैंने कहा डेडलाइन तो है और हर कोई टैक्स देता है, लेकिन उसके अंदर जो लूप होल्स और जो जितनी टैक्स अकाउंटेंट्स की नौकरियां हैं वो जितनी बढ़ती हैं, क्योंकि कोई देना नहीं चाहता, हर कोई ढूंढता है कि किस तरह वो 500, 1000, $2000 बचा ले टैक्सेस के अंदर. तो वो अमेरिका में भी यही है, मतलब पाकिस्तान आउटलायर नहीं है. क्योंकि ये इनवॉलंटरी टैक्सेस हैं. और देखिए टैक्सेस आप कब देते हैं, जब आपको डर हो कि आप पकड़े जाएंगे, और न सिर्फ ये पकड़े जाएंगे, आपको पनिशमेंट भी होगी, तो फिर आप टैक्सेस देते हैं. अदरवाइज हर एक की कोशिश होती है कि वो लूप होल्स का फायदा उठाए और टैक्सेस ना दे, नंबर वन. लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में प्रॉब्लम थोड़ी सी इससे ज्यादा सीरियस भी है कि व्हाट डिड दिस लेड टू. जब लोग टैक्स नहीं दे रहे होते तो आपके पास दो अप्रोचेस हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं. एक तो ये है कि आप फोकस हो जाएं कि मुझे हर सूरत में एक ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जहां पे मैं लोगों को टैक्स देने पे मजबूर कर सकूं. एक तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप आसान तरीकों की तरफ चले. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, अगेन वी कैन लिंक इट विद सॉर्ट ऑफ जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ था, कि जो टैक्सेस थी पाकिस्तान में, जो वी शिफ्टेड टू रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन मोड.
मैं इसको 2 से 3 तरह से, आई मीन 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं जो टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। द नंबर 1 इज रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, द अदर इज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, और द थर्ड इज रेवेन्यू क्रिएशन। ये कोई बहुत स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी शायद नहीं होंगी, बट दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट दीज थिंग्स। पहला ये है कि जो आपका रेवेन्यू क्रिएशन है वो एक्चुअली आती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपेंड करने पे। तो जब भी आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो पॉलिसीज हैं टू मैक्सिमाइज रेवेन्यूज, उनकी जो डायरेक्शन होती है या जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना, नए लोग क्रिएट करना, नए हाउस होल्ड क्रिएट करना, नए बिजनेसेस क्रिएट करना जो टैक्स नेट में आ सके, उनकी इनकम बढ़े, जो टैक्स नेट में टैक्स उसमें आ सके वो नेट्स में। तो ये दिस इज रेवेन्यू सॉर्ट ऑफ क्रिएशन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। द अदर इज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। आप रेवेन्यूज को मोबिलाइज करते हैं, वो यही है कि आप पॉलिसीज को बढ़ाते हैं कि वो लोग जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए वो टैक्स नेट में आते हैं। आप उस सूरत में आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप टैक्स रेट्स को कम भी करें तो भी आपका एब्सोल्यूट रेवेन्यू बढ़ सकता है, दोनों में, मोबिलाइजेशन में भी और रेवेन्यू क्रिएशन में भी। बट जब आप टैक्स एक्सट्रैक्शन मोड में चले जाते हैं, और टैक्स एक्सट्रैक्शन मोड आता है जब आप स्टेबलाइजेशन फोकस्ड होते हैं, आपको इमीडिएट स्टेबलाइजेशन करना पड़ती है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके डेफिसिट्स को कम करना है। डेफिसिट्स में कम करने के लिए आपके लिए रेवेन्यूज बढ़ाना पड़ते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत सारी ये डिस्कशन होती है कि गवर्नमेंट पता, मैंने कहा कि 86% ऑफ कंजम्पशन दैट फॉर्म्स जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम हाउस होल्ड कंपेयर टू 50-60% फ्रॉम इंडिया। तो जब आपने करना है डेफिसिट्स को मेंटेन करना है अंडर स्टेबलाइजेशन मोड, तो दो ही तरीके, इमीडिएट कट ऑन एक्सपेंडिचर्स जो डेफिनेटली फॉल्स ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, एंड देन रेवेन्यू को बढ़ाना। अब उसके लिए आपके पास ना तो, चूंकि टैक्स नेट बहुत लो है, आपकी पॉलिसी जो है वो बड़े शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाह रही है, आप फिर रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन पे चले जाते हैं जिसकी एक लिमिट होती है। और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन में फिर सबसे आसान काम है कि जीएसटी को बढ़ा दें, आपको लेवीज को बढ़ा दें, ये सारी चीजों को बढ़ा दें, दे फर्दर के लिए इकोनॉमी, वो एक अलग इशू है। बट तो पाकिस्तान में जो मुझे लगता है टैक्सेशन का जो मॉडल है, जो टैक्सेशन के जो सिस्टम है, उसको बड़ा फंडामेंटल चेंज होने की जरूरत है, फ्रॉम ए रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन मोड टू ग्रेजुअली रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड रेवेन्यू क्रिएशन मोड जो है। तो पाकिस्तानी शायद बड़ा मुश्किल होगा ये टैक्स चोर कहना, क्योंकि ये इनवॉलंटरी डिडक्शंस होती है। दिस इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो मुझे लगता है कि अगर टैक्सेस नहीं मिल रहे हैं तो दिस इज फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द टैक्स पॉलिसीज जो हम डिजाइन कर रहे हैं। और चूंकि उनका मोड ही एक्सट्रैक्शन मॉडल है, इमीडिएट रेवेन्यू चाहिए हमें, तो उसकी वजह से वो पॉलिसी मेजर्स हम नहीं ले पा रहे। कभी एमनेस्टीज आ जाती हैं, अगर आप एमनेस्टीज को भी कंपेयर कर लें, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, जो एमनेस्टीज आई हैं, हमारा जो चार्ज रेट था वो बहुत लो था, जो पनिशमेंट रेट्स थे कि अगर आप ये नहीं करें वो बहुत लो थे कंपेयर टू इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज के। हमने इस पे एक असेसमेंट की, तो ये स्टिल फाइनलाइजिंग इट। और वो इसलिए है बेसिकली कि गवर्नमेंट इटसेल्फ फील्स कि वो फोर्स नहीं कर पाएगी, इसको इम्प्लीमेंट फोर्सफुली नहीं कर पाएगी, तो आप इंसेंटिवेशन रेट्स को लो रखते हैं। अगर आप इंडिया की एमनेस्टीज देखें तो नंबर 1 वो कम होंगी शायद नंबर्स में भी, बट उनका चार्ज रेट बड़ा हाई होगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टैक्सेशन पॉलिसी है, इट नीड्स फंडामेंटल शिफ्ट, एंड दैट इज फ्रॉम द पॉलिसी साइड, जो हमें चेंजेस की जरूरत है। अदरवाइज ये इनवॉलंटरी डिडक्शंस है, कोई भी खुशी से टैक्स नहीं देगा। आई थिंक इसका लिंक भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का जो है वो उसी ग्रोथ के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि आपने बार बार स्टेबलाइजेशन में जाना है तो आपने एक्सपेंड करना है रेवेन्यू स्टेबलाइजेशन करने के लिए। आई थिंक दूसरा इसके अंदर एक तरह से ये पॉलिटिकल विल का बहुत बड़ा रोल है। लोग पिछले कई साल 2-3 सालों से ये बड़ा शोशा चला है कि बिग डेटा और एआई और नादरा का डेटा बेस लिंक कर दें एफईआर के साथ तो तब्दीली आ जाएगी टैक्सेस के अंदर। मेरा पर्सपेक्टिव इसके अंदर तो हमेशा से ये रहा है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों और देहाती डिस्ट्रिक्ट से एसएचओ को बुलाएं और उनको कहें कि भाई 10 जो सबसे अमीर तरीन लोग हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके इलाके के अंदर, उनका नाम हमें दे दें। वो नाम आप चेक कर लें एफपीआर के डेटाबेस के साथ कि उन्होंने कितने टैक्सेस दिए हैं, और फिर जिनमें उनमें से जिनका लाइफस्टाइल जो है वो मैच नहीं करता उस टैक्स के साथ, काफ़ी सारे तो पार्लियामेंट के अंदर ही होंगे वो लोग, जाके उनको पार्लियामेंट सेशन के बाहर उठा लें कि जी आपका
10 लाख के आपने गाड़ी खरीदी हुई है 1 करोड़ की, और आपका टैक्स जो है वो 50,000 रुपए साल का, तो जरा इसकी तलाशी दे दें तो खुद ही तब्दीली आ जाएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको पॉलिटिकल विल की जरूरत है इन कामों के अंदर, तो वो नहीं हो सकता। एक सवाल आपने एमनेस्टी का कहा, तो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय एंड, एंड दिस हैज बीन वंडरफुल, एक मास्टर क्लास है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आई थिंक। ये रिसेंटली ऑब्वियसली हुकूमत कोशिश कर रही है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की काफ़ी बात करती है। कल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पे मैं रज़ाक दाऊद साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। आई वुड लाइक योर पर्सपेक्टिव ऑन वन थिंग इन पर्टिकुलर, वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे थे। तो पहले तो आप क्या समझते हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज द राइट पाथ फॉरवर्ड, या किस तरह से होना चाहिए अगर होना भी चाहिए? और दूसरा ये कि काफ़ी टाइम से हुकूमत ने 3 या 4, मेरे ख्याल में, आई मे बी गेटिंग द नंबर रॉन्ग, यू मे नो द एग्जैक्ट नंबर, एमनेस्टीज दी हैं पर्टिकुलरली रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, और काफ़ी फोकस रहा है हाउसिंग के ऊपर। इज दिस इन योर परस्पेक्टिव, हमने बात की सस्टेनेबल ग्रोथ की, गुड ग्रोथ की, तो क्या ये गुड ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है कि आपने एमनेस्टी दे के रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूम में डाल दिया? इन दो चीज़ों पर आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, लेट मी स्टार्ट विद जहां पे हमने पहले एक पॉइंट को छोड़ा था कि आपको आपकी नीयत भी ठीक हो सकती है, शायद आपके जो, अगर हम सेपरेटली सेट्स को देखें तो शायद वो भी लगेगा कि ठीक है, बट जब आप इसको ओवरऑल सिनारियो में देखते हैं तो शायद उनके जो गेन्स हैं वो कंप्रोमाइज होंगे। मैं लेट मी जस्ट स्टार्ट गिव यू एन एग्जांपल कि हम जो आउटगोइंग ट्रेड पॉलिसी है लास्ट ईयर जो अभी नई बनी है, उससे पहले वाली जो थी, तो उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो जो हमने एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा था वो 35 बिलियन डॉलर के करीब पर एनम रखा हुआ था। बट एट द सेम टाइम जो हमारी मैक्रो पॉलिसी थी वो उसको टोटली अपोजिट थी। हमारी हम रुपये को 100 रुपये पे रखना चाह रहे थे, और साथ ही साथ हम 35 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है वो भी अचीव करना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है दोनों अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं सॉर्ट ऑफ द गेम्स। इसी तरह मुझे ये लगता है कि अगर आप इवन लेट्स सी कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही पे जाना चाहते हैं, बट उसके जो गेन्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि जो बाकी पॉलिसीज है वो कितनी सपोर्टिव है, वो कितना उसको आप कितना इंटरकनेक्टेड है वो पॉलिसीज, कितना कोलैबोरेटिव है वो पॉलिसीज के ऊपर। तो जब आपकी पॉलिसीज जो है वो 180 डिग्री डिफरेंट सेंस में चल रही होंगी तो शायद उनके जो गेम्स हैं वो कंप्रोमाइज होंगे। इसी तरह जैसे ये रियल एस्टेट सेक्टर वाला है, मुझे लगता है ये इसका जो 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 सॉर्ट ऑफ गेम्स होंगे, जनरली तो हम पढ़ते हैं कि ये 36 के करीब या 40-50 के करीब जो डिफरेंट शोबे हैं उनके साथ जो है वो लिंक्ड है, बट ये अगेन शॉर्ट टर्म रह जाएंगे अगर आपकी बाकी पॉलिसीज इनको सपोर्ट नहीं कर रही। आप अभी भी अगर देखें कि हमने क्या किया है पिछले 1 साल में या 1.5 साल में, कि हमने टैरिफ्स को बढ़ा बढ़ा के उसको किल कर दिया इंपोर्ट्स, क्योंकि हमें इकोनॉमी को कूल डाउन करना था। इकोनॉमी को जो 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 जस्ट ए सेपरेट पॉइंट जहाँ पे मेरे जहन में आया वो जस्ट स्किप के, वो बहुत सारे हमारे दोस्त अब कहते हैं कि यार ये जो हम बात कर रहे होते हैं ये तो हीटिंग ऑफ इकोनॉमी है, एवरी इकोनॉमी हीट्स अप, बट माय अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ प्रीमेच्योर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि अगेन ये जो गेम्स हैं ये शॉर्ट टर्म होंगे जब तक आपकी बाकी पॉलिसी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होगी। तो मेरे लिए जो इस वक्त फ्रॉम ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव या पॉलिसी एंगल जो ज्यादा जरूरी है कि होलिस्टिकली पॉलिसीज जो है क्या वो हमारे इस जो हम बात करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की या रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसलिए क्या वो इसको लॉन्ग टर्म गेन्स में कन्वर्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? मुझे लगता है नहीं कर सकती, ये टेम्परेरी होंगी। जो ही गवर्नमेंट जाएगी शायद अगेन उसी तरह से हम ये स्टेबलाइजेशन हम ले रहे होंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये फोर्स्ड है, हमने प्रोग्राम लिया हुआ IMF का जिसमें हमने कमिट किया हुआ है स्टेबलाइजेशन को। द मोमेंट ये प्रोग्राम खत्म होगा, हम हाई ग्रोथ पे जाएंगे तो ये स्टेबलाइजेशन अगेन जाना शुरू हो जाएगी और हम फिर उसी पॉलिसीज पे चले जाएंगे। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो शायद सपोर्ट नहीं करेंगी इन गेम्स को, मुझे लगता है। आई थिंक आई एग्री विथ यू ऑन दिस कि अगर आपने लेट्स से लो इनकम हाउसिंग आपका गोल है, मकसद है, आपने उसको चला भी दिया, ऑलबीट के जो ज़्यादातर ग्रोथ हो रही है वो हाई इनकम एक्सपेंसिव हाउसिंग, स्पेकुलेटिव हाउसिंग की तरफ हो रही है, लेकिन चलें आपने बना भी दिया उसको, तो एट द एंड ऑफ द डे जो
20-25-30 हज़ार रुपए महीने का या 10 हज़ार रुपए महीने की जिसने पेमेंट करनी है उस घर की बैंक को, उसको नौकरी चाहिए। वो नौकरी किस तरह आएगी? अगेन टू आवर पॉइंट, वसीम अकरम टाइप की ग्रोथ या शोएब अख्तर टाइप की ग्रोथ? अगर शोएब अख्तर टाइप की ग्रोथ है तो वो डिफॉल्ट कर जाएगा उसके ऊपर। हमें हाउस होल्ड्स की इनकम को बढ़ाना होगा पाकिस्तान में किसी भी तरह से, जो रियल इनकम है उसकी बेसिकली उसका वो नहीं बढ़ रही है उसकी। डॉक्टर तो साहब, ये सारी दिस हैज बिन अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन। मैं जैसे पहले कहा कि ये मास्टर क्लास है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और इसका अगर मैं क्विक समरी करूं तो पाकिस्तान जो लोग मईशत को इतना गहरी नज़र से नहीं देखते जितना आप देखते हैं, वो क्रिकेट की एनालॉजी पर ही उसको समराइज कर लें कि शोएब अख्तर जो है वो नहीं चल सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मईशत को शोएब अख्तर नहीं, वसीम अकरम बनने की ज़रूरत है, और वो बनना रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी ममालिक ने भी किया है, पाकिस्तान भी कर सकता है, और आई थिंक पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि वो बहुत जल्दी इस स्टेबलाइजेशन तरह की ग्रोथ से निकल के एक गुड ग्रोथ मॉडल की तरफ जाए। जाने से पहले आपसे मैं पूछूंगा कि कोई ऐसी 2-3 किताबें किसी भी टॉपिक पे जो आपने पढ़ी हो, आप रेकमेंड करना चाहें नाजरीन को कि वो उसे पढ़ें ताकि वो खुद भी कुछ चीज़ें समझ सकें, चाहे मईशत के हिसाब से हो या किसी और टॉपिक पर। जी, बहुत शुक्रिया। मैं जस्ट एक किताबों पे जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ कर दूँ कि जो कोरोना वायरस का ये जो क्राइसिस है, इसने हमें बड़ा अहम कुछ एंट्री पॉइंट्स दिए हैं, जो हमें टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ, गुड ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। आपका जो फिस्कल स्टिमुलस है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू फिस्कल स्टिमुलस। जो जो मैं अभी हम जो अपकमिंग बजट है, मुझे लगता है कि उस पे गवर्नमेंट को शायद जो आईएमएफ है, अगर हम उस प्रोग्राम को कर रहे हैं रीइंस्टेट दोबारा से, जो उसका सेकंड रिव्यू शायद है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आनी है, वो बेसिकली हमें उनसे इनिशिएट करना चाहिए कि हमें जो फिस्कल स्टिमुलस है, क्योंकि इसमें बड़ा अहम हुआ इस फिस्कल स्टिमुलस में कि आपकी जो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, सोशल प्रोटेक्शन है, उसके अंदर बहुत हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, एसएमईज के लिए स्पेशल जो प्लान हैं वो दिए गए, इस तरह इसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं तो वो बहुत सपोर्टिव होंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए फिस्कल स्टिमुलस को। तो एक तो ये बड़ी अहम एंट्री है, जो कैन बी ए स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो आपको पता है कि जो वो कहा जाता है कि जो क्राइसिस होते हैं, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिनको हमें जाने नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट गो क्राइसिस, वी शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। इसी तरह जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको शायद मुझे इट वाज वेरी गुड टू सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिविंग सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस कि हम जो है वो आपको अगले 4-6 माह, 2 माह, 3 माह जब भी है इंटरेस्ट रेट यही रहेगा। आई स्टिल थिंक कि हमारा इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। हम ये जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी हमने सबसे ज्यादा कट दिया है, सॉर्ट ऑफ 600 समथिंग बेस पॉइंट का, 625 बेस पॉइंट का, वो इसलिए कि हम सबसे हाई भी थे, हमारा 13.25 था, बाकियों का से बहुत कम था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मस्ट सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू कंटिन्यू ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, एटलीस्ट जो अभी 7% के ऊपर है, फॉर नेक्स्ट रफली 6 to 8 मंथ या 1 ईयर, हमें शायद इसी को रिकवरी पे, तो ये एक बड़ा अच्छा अहम एलिमेंट होगा कि हम बेस पर रख सकें गुड रिकवरी की उसके अंदर। सो कमिंग टू योर पॉइंट्स, जो शायद बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग किताबें नहीं होंगी बेसिकली, बट आई हैव जस्ट पिक्ड इट इन ए वे कि वो कौन सी किताबें थी जिन्होंने मेरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज किया, तो मैंने उस सेंस में ये किताबें चुनी है। द फर्स्ट इज एक्चुअली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, शायद पाकिस्तान में बहुत कम पढ़ी जाती है इवन इकोनॉमिक्स में भी, दैट इज मनी इंटरेस्ट एंड प्राइसेस बाय डॉन पिटिंकन। इस किताब की जो बड़ी खूबी है, ये आपका जो माइंड इकोनॉमिक एनालिसिस का जो ट्रेंड हुआ होता है बिल्कुल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में, मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एंड देन देयर इज अ शॉक, और फिर आप आईएफएलएम फ्रेमवर्क और के हर कोई रैशनल एक्टर है। एब्सोल्यूट। इसने बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट किया कि दिस एक्चुअली इकोनॉमी इज डिसइक्विलिब्रियम इज अ जनरल केस, नॉट इक्विलिब्रियम। तो जो अगर आपको डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स को समझना है, और दिस वाज द बुक व्हिच लेड मी टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू सोशल पॉलिसी, लेबर मार्केट, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लेबर मार्केट आपका एक बहुत बड़ा एक्टर है, इंटीग्रेटेड है इसमें। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको इकोनॉमी को समझना है डिसइक्विलिब्रियम एनालिसिस में,
तो मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस बाय डॉन पटिंकन जो है वो पढ़िए। जो सेकंड बुक है दैट्स बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलपमेंट बाय डिसिल्वा। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1981 में है, बड़ा लंबा नाम है, SBD डिसिल्वा के नाम से अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाती है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है कि अंडर डेवलपमेंट इज वन माइनस डेवलपमेंट। आप वन माइनस डेवलपमेंट कर लें तो आप अंडर डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो वही फ्रेमवर्क जो हम डेवलपमेंट के एनालिसिस को समझने के लिए लगाते हैं, जनरली हम वही अप्लाई कर रहे होते हैं अंडर डेवलपमेंट को भी समझने में। बट मुझे लगता है कि दिस क्रिएट्स वेरी ह्यूज सिलेक्शन बायस because the drivers of underdevelopment are fundamentally different from drivers of development. तो इस सेंस में अगर आप वाकया ही अंडर डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड बुक, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। द थर्ड जो है वो इट्स वेरी आई मीन बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, अगेन दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, दैट इज बाय ह्यूमन एक्शंस बाय लडविग वॉन माइसेस। सो जो इंटीग्रेशन है इकोनॉमीज की, ह्यूमन साइकोलॉजी, इकोनॉमी, वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी नरेशन है एक इकोनॉमिक एक्शंस की, अगर आपने इसको समझना है तो डू रीड दिस बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। दिस हैज बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एंड आपकी जो इनसाइट्स हैं, आई थिंक मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो नाज़रीन हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। मुझे खुशी हुई कि हमने उर्दू में भी की ताकि काफ़ी लोग समझ सकें कि मईशत जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट या इंटरेस्ट रेट कट करने से या 2 से 3% ग्रोथ पे आने से और 3 से फिर 5 पे जाने से नहीं तब्दील होगी। पाकिस्तान की तकदीर अगर बदलनी है तो एक बहुत होलिस्टिक पॉलिसी आपको चाहिए और स्ट्रक्चरली आपने काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला एंड होप टू हैव यू ऑन सून। आई थिंक मे बी बजट के बाद, आपने बजट की बात की कोरोना के ऊपर, आई एग्री विथ यू के ग्रोथ लेड पॉलिसीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टमेंट्स हों पाकिस्तान की मईशत के अंदर, हुकूमत को उसको आगे देखना चाहिए। और मे बी बजट के बाद आपको एक बार फिर दावत देंगे कि आप समझाएं कि बजट के अंदर क्या अच्छी बात थी, क्या बुरी बात थी और क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम जी। खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू।